तो आज उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें से एक बेहद खास है फतेहपुर सीकरी, क्योंकि यहां पर मुकाबला दिलचस्प है। इस वक्त बीजेपी की यह सीट है, लेकिन यहां से इस बार उतरे हैं राज बब्बर साहब, जो पिछली बार गाजियाबाद से थे, रिकॉर्ड मतों से हार गए थे, लेकिन उन्होंने सीट में तब्दीली कर इस बार पहुंचे फतेहपुर सीकरी। देखिए क्या है यहां का समीकरण। सीट की करेंगे जो बुलंद दरवाजे के लिए मशहूर है। जी हम बात फतेहपुर सीकरी सीट की कर रहे हैं, जो इस बार काफी ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बार इस सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार काफी हाई प्रोफाइल जो नाम है, काफी बड़े नाम इस बार इस सीट पर आपको चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। सबसे पहले जिक्र मैं राज बब्बर का करना चाहूंगा, क्योंकि राज बब्बर कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चाहर का है, जो कि इस बार बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं भाजपा की तरफ से। और तीसरा बड़ा नाम है गुड्डू पंडित का, जो लगातार विवादों में जुड़े रहे हैं, हाल फिलहाल में लगातार ये अपने विवादों के लिए चर्चा में रहे हैं। तो फतेहपुर सीकरी पे ये तीन बड़े नाम इस बार त्रिकोणीय मुकाबले के रूप में एक बड़ी लड़ाई पेश कर सकते हैं इस सीट पर। बात अगर राजकुमार चाहर की सियासी प्रोफाइल की करें तो 2002 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए, तो कुछ ज्यादा बड़ी उपलब्धि इन्होंने अब तक हासिल नहीं की। 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन तीनों बार हारे हैं। 2007 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना इनको करना पड़ा। 2012 में टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ते, लेकिन वहां भी हार का सामना इनको करना पड़ता। राजकुमार चाहर यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर फतेहपुर सीकरी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बात अगर राज बब्बर की करें तो का अच्छा खासा बड़े अभिनेता है, और बड़ी चीज ये कि सियासी प्रोफाइल इनका काफी मजबूत है। 3 बार सांसद रह चुके हैं, ये आगरा की सीट पर भी सांसद रहे हैं। फतेहपुर सीकरी से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। सपा से जुड़कर इन्होंने राजनीति में कदम रखा, तो राज बब्बर जाना माना नाम, किसी परिचय के मोहताज नहीं। 3 बार, जैसा कि मैंने बताया कि 3 बार सांसद रह चुके हैं। राज्यसभा के भी सांसद ये रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा के सांसद राज बब्बर रहे हैं। इस बार ये हाई प्रोफाइल नाम, ये बड़ा नाम इस हॉट सीट पर चुनावी ताल ठोकता नजर आएगा। बात अगर गठबंधन के प्रत्याशी की करें तो गुड्डू पंडित फतेहपुर सीकरी से इस बार गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं। गुड्डू पंडित की आप कहें जिक्र करें तो गुड्डू पंडित जो है आपराधिक मामलों को लेकर चर्चा में हाल फिलहाल काफी तीखा बयान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर दिए, तो इसलिए काफी ज्यादा चर्चा में रहे। तो गुड्डू पंडित के तौर पर तीसरे प्रत्याशी हैं जो कि इस बार गठबंधन की तरफ से चुनावी ताल फतेहपुर सीकरी की सीट पर ठोकते नजर आएंगे। बात अगर फतेहपुर सीकरी के पिछले नतीजों की करें तो 2009 में यह सीट अस्तित्व में आती है और यहां से बसपा की उम्मीदवार सीमा उपाध्याय जीत दर्ज करती है, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल चौधरी, जिनका टिकट इस बार कटा है, वो यहां पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करके सामने आते हैं। तो ये फतेहपुर का समीकरण था। और जो ये दरअसल ये जो चरण है, दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ये गढ़ इलाका किसी वक्त में रहा है, किसी दौर में रहा है, और इस बार भी है मायावती का। और इसलिए ये चुनाव माना जा रहा है कि ये मायावती वर्सेस मोदी के बीच की जंग है इन 8 सीटों पर, क्योंकि 6 सीटों पर मायावती के उम्मीदवार हैं, यानी कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं। और इसकी वजह भी है, इन इलाकों में जो सपोर्टर्स माने जाते हैं मायावती के, कोर सपोर्टर्स, उनकी तादाद अच्छी खासी है। और साथ में मुस्लिमों की भी जो ऐसी एक सीट है नगीना, और ये रिजर्व सीट है। हालांकि ये 8 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन दिलचस्प मुकाबला है नगीना में भी। देखिए यहां का समीकरण। जी शुक्रिया आपका। बात अब करेंगे नगीना लोकसभा सीट की, जो हमेशा से ये सीट चर्चा में रहती है। खास बात यह कि इस सीट पर कुल 14,93,411 मतदाता है, जो कि अपने आप में काफी खास हो जाता है। 2014 में इस सीट पर 63.1% वोट पड़े थे और 6,470 वोट नोटा पर डाले गए थे। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर के यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घर से निकलते हैं। तो इस बार भी यानी जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट डालने निकल सकते हैं। बात अगर प्रत्याशियों की करते हैं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर यशवंत सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सिटिंग एमपी है ओमवती देवी, कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर हैं। गिरीश चंद्र जो कि सपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहां पर अपना दावा ठोकेंगे।
बात अगर डॉक्टर यशवंत सिंह के सियासी प्रोफाइल की करते हैं तो साल 2002 में राजनीति में ये कदम रखते हैं। शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं डॉक्टर यशवंत सिंह। 2014 में उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। बीजेपी के टिकट पर 2002 में चुनाव जीतकर ये एमएलए बने। जैसा कि हमने बताया, शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े रहे। साल 2007 में लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं और बीएसपी में शामिल होते हैं। डॉक्टर यशवंत सिंह के सियासी प्रोफाइल का जिक्र हम कर रहे हैं और बीएसपी के टिकट पर जानसठ से ये विधायक चुनकर आते हैं, वहां से ये एमएलए बनते हैं। उसके बाद मायावती सरकार में ये राज्य मंत्री भी बनते हैं। तो आप कह सकते हैं कि घर वापसी इनकी हुई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने पर भरोसा जताया है। साल 2013 में बीएसपी छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुआ। 2014 में इनको टिकट मिला और जीत दर्ज की। बात अगर ओमवती देवी की करते हैं तो 1985 में कांग्रेस के टिकट पर सोया सी एमएलए बनती है डॉक्टर ओमवती देवी। इस बार इनको कांग्रेस ने नगीना की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। 1997 में नगीना से सांसद चुनी गई हैं। तो एक अहम पहलू यह है कि पहले भी इस लोकसभा सीट से ये सांसद रह चुकी हैं। 2007 में बसपा के टिकट पर ये विधायक बनती हैं। तो ओमवती देवी राजनीति में जाना माना नाम, इनकी प्रोफाइल को देखकर आप कह सकते हैं। 2012 में चुनाव हारने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गई थी। तो इस बार ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ती नजर आई। 2017 में बीजेपी की टिकट पर लड़ी थी लेकिन वो हार गई थी। इस बार कांग्रेस ने इनको यहां पर टिकट दिया है, जो कि गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार से सीधे दो हाथ करती नजर आएंगी। अब बात गठबंधन के प्रत्याशी गिरीश चंद्र की करते हैं तो गिरीश चंद्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। बेसिकली ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं और नगीना लोकसभा सीट से इस बार ये गठबंधन के प्रत्याशी जिनको सीधे तौर पर आरएलडी भारतीय और बहुजन समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है। साल 1991 में छात्र राजनीति में आए, यानी लंबा अरसा, करीबन 28 साल का वक्त हो गया इनको राजनीति में आए हुए। साल 2002 में बसपा के मुरादाबाद से चुनाव जीत कर आए। साल 2007 में विधायक का चुनाव जीते और बड़ा नाम है गिरीश चंद्र, क्योंकि इनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है करीबन 28-30 साल पुराना रहा है। लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट से इस बार गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर ये सीधे तौर पर एक त्रिकोणीय मुकाबला पेश करते नजर आएंगे। बात अगर नगीना लोकसभा सीट के पिछले नतीजों की करें तो 2009 में अस्तित्व में आती है यह सीट और बहुजन समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह यहां से चुनाव जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंचते हैं। उसके बाद में 2014 में यशवंत सिंह, जो कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने 2014 में बड़ी जीत दर्ज की थी। तो काफी दिलचस्प है जिन 8 सीटों पर आज वोट पड़ रहे हैं। और उसमें से जो आप प्रोफाइल देख रहे थे, चाहे वो हाथरस हो, चाहे नगीना हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, और भी तमाम जगहों के बारे में हम बताएंगे आपको। लेकिन मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम मेहमान भी। कांग्रेस से ओंकार नाथ सिंह साहब जुड़ चुके हैं, एसपी से अब्दुल हफीज गांधी जुड़े हुए हैं, पत्रकार संजय भटनागर साहब जुड़ गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता अनीता अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ने जा रही है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार नाथ सिंह जी, आपसे अगर शुरू करें, और मैं समझता हूं मेरे साथ हीरो वाजपेयी साहब भी जुड़ चुके हैं। जी बताइए। हाँ, ओंकार नाथ सिंह जी भी नहीं है, बल्कि ये लगता है कि नामों की जो सूची है वो ऊपर नीचे हुई है लगातार, चूंकि यहां पर लोग हैं। चलिए, मैं अब्दुल हफीज गांधी जी, अब्दुल हफीज गांधी आपसे शुरू करता हूं। आज दिन की शुरुआत होती है ट्विटर वॉर से और बात पहुंच जाती है जूता कांड तक। बहुत सारी बातें हैं इस बीच में, मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जो मैं देख रहा हूं यहां पर, अभी समीकरण हम दिखा रहे थे, उन समीकरणों के रास्ते अगर समझने की कोशिश करें तो क्या आप लोगों के लिए उम्मीदें हैं यहां आज इन 8 सीटों पर? देखिए, हम समीकरण पर नहीं जाते हैं, हम मुद्दों पर जाते हैं। और इसलिए हमने जो है इस उठाए हैं, क्योंकि एक तरफ से भावनात्मक मुद्दे उठ रहे हैं। हमने रोजी रोटी, रोजगार, नौकरी के जो है कहीं ना कहीं मुद्दे उठाए हैं, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए हैं, और हम मानते हैं कि ये जनता से जुड़े हुए कहीं ना कहीं मुद्दे हैं। और इसीलिए आप ये देखिए, चाहे वो गन्ना किसानों का मसला हो, चाहे वो किसानों के ऋण का मसला रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था रही हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, या जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां चमड़ा उद्योग हो, ताला उद्योग हो, या इसी तरह से आप ये देखिए कि यमुना की सफाई का मसला हो, जो खुर्जा के अंदर पॉटरी का जो बहुत बड़ा उद्योग है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 सालों के अंदर, मैं समझता हूं कि केंद्र के लेवल पर कोई
की गई है और नोटबंदी के माध्यम से ये सारे के सारे व्यापार कहीं ना कहीं चौपट हुए हैं। जैसा कि रिपोर्ट आ रही है, पिछले 2 साल के अंदर 50 लाख नौकरियां इस देश के अंदर गई हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये गलत कदमों की वजह से 2025 तक 7.5 करोड़ नौकरियां जो है भारतवर्ष में, भारतीय जनता पार्टी का जो ये दिया हुआ है, जो ये एक तरह से अन्याय दिया हुआ है, एक तरह से कहीं ना कहीं जो है धरातल से कटकर ये मन की बात करते हैं और उद्योगपतियों से धन की बात करते हफीज हैं। गांधी तो साहब, हमने रियल इश्यूज उठाए हैं, रोजगार से जुड़े हुए, क्योंकि आज ये अच्छे दिन का पीछे भी नोटबंदी ही वजह उभर कर सामने आ रही है। ओंकार नाथ सिंह जी, आपके पास पहुंचता हूं मैं, कह रहे हो उसकी वजह नोटबंदी ही आ रही है सामने। देखिए अजय जी, प्रश्न मुझसे है। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि ये नाम बदलवा दीजिए, डॉक्टर उमाशंकर पांडे नाम है। सॉरी, माफ अजय कीजिएगा, जी, उमाशंकर पांडे अब जी। मेरी हाँ। आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, कोई हाँ। बात नहीं। देखिए, देखिए नोटबंदी का अपना एक इशू पूरे देश में निश्चित रूप से है। जिस तरीके से नोटबंदी में भ्रष्टाचार हुआ, और वो मुझे लगता है बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी रहा है, उसकी तह में आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन बात गड़बड़ा गए 8 उमाशंकर लोकसभा जी। क्षेत्रों की जहां पे चुनाव हो रहे हैं, इस आज जो जूता कांड हुआ है वो जी। नोटबंदी का बदला लिया गया है। नोटबंदी में नुकसान हो गया इनका, अब ये कहानी पूरी सामने आई है। नहीं, देखिए मैं उसके बाद आईटी का छापा भी पड़ गया। देखिए मैं उस पे बात नहीं करना चाह रहा हूं। देखिए बिल्कुल मैं बात करना चाह रहा हूं उन 8 लोकसभा सीटों पर जहां आज वोट पड़ रहे हैं। देखिए, ये एक तरीके से खेती किसानी का एरिया है और निश्चित रूप से कुछ छोटे मझोले इंडस्ट्रीज का भी एरिया है। ऐसी नोटबंदी और गलत तरीके से जीएसटी भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया, उसके कारण जो छोटे मझोले व्यापारी थे उनकी कमर टूट गई। अलीगढ़ की अगर बात करें या हाथरस की बात करें, अमरोहा की बात करें, ये छोटे लोगों के लिए, जैसे अलीगढ़ का ताला और जो बहुत फेमस रहा है, लेकिन ब्लैक भारतीय मार्केट जनता से उनकी भी ने कमर टूटी, ये कहानी ये भी बता रही है। चलिए हीरो अलीगढ़ वाजपेयी जी, को जवाब दीजिए आप। तो आपके लिए फिर क्या उम्मीद है हीरो वाजपेयी जी? आपने कमर तोड़ने का काम किया क्या? नहीं, किसके नोटबंदी पर कमर देखिए जी, देखिए नोटबंदी पर तो एक बार उत्तर प्रदेश में मैंडेट आ चुका है, जबरदस्त मैंडेट आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। इसलिए जो लोग नोटबंदी को इशू मानते थे उनको जनता ने करारा जवाब दे दिया है, और जो लोग जीएसटी को इशू मानते थे वो भी देखिए, ये केवल एक भटकाने का है, कोई मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास। अगर भारतीय जनता पार्टी इतना ही खराब काम, गठबंधन क्यों कर रहे, सब भयभीत क्यों है? ये तो उसी तरह से जैसे अभी 21 दल एक दिन कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो जैसे बच्चे का जब पर्चा खराब हो जाता है तो घर आके मां बाप के सामने कहता है कोर्स के बाहर का सवाल आ गया था। वही हाल इस गठबंधन का है, वही इस दल का है। आज जो आपने लखनऊ में नजारा, कांग्रेस के कैंडिडेट पटना के, यहां गठबंधन के कैंडिडेट, जो अंतर विरोधाभास है, और कोई नियम नहीं, कोई नियमावली नहीं, बस चुनाव लड़ना और एकमात्र उद्देश्य है कि मोदी हटाओ, उसके बारे में, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसी बात से इस देश में दो बातें चलने लगी हैं कि जो लोग मोदी को चाहते हैं इस देश का प्रधानमंत्री बने वो, और जो लोग मोदी को नहीं चाहते। तो विपक्ष तो छितराया हुआ है, उसमें संजय भट्टाचार्य, इसलिए छोटा सा रिएक्शन। मोदी ना के बीच में चुनाव बनाने का काम विपक्ष ने किया है, मुद्दों से हटकर काम कर रहे हैं लोग। ठीक है संजय भट्टागर जी, एक रिएक्शन आपका चाहिए। अभी तक जो 3 बजे तक के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वोटिंग परसेंटेज के, वो करीब 50 के पार है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग अगर अब तक हुई है तो वो नगीना में और अमरोहा में। क्या कहेंगे आप, किस तरह की वोटिंग हो रही है, किन मुद्दों पर वोटिंग होती नजर आ रही है आपको? नहीं, इस बार तो वोटिंग अच्छी हो रही है। अच्छी इसलिए हो रही है कि पिछली बार जो ये 8 सीटें जो हुई आज जा रही हैं जो पोल पे, इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग पिछली बार 2014 में अमरोहा में हुई थी 70%, और उसके बाद मेरा ख्याल है आगरा था, आगरा और मथुरा दोनों। तो इस हिसाब से आप देखिए तो इस बार वोटिंग बहुत अच्छी है। मुझको तो लग रहा है कि पिछली इन 8 सीटों पे 2014 की तुलना में ज्यादा वोटिंग होनी है। अब इस वोटिंग से बढ़ी हुई वोटिंग का कोई पैटर्न है, मेरे तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि वोटिंग बढ़ती है तो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है, फॉर द चेंज होती है,
लेकिन मुझको नहीं लगता कि ये परिवर्तन के लिए ही होती है। अब ऐसा क्योंकि ट्रेंड रह नहीं गया है, हाफिज गांधी क्योंकि साहब दोनों ने तरह कहा के कि हम नतीजे लोग आ चुके हैं मुद्दों पर लड़ सामने। रहे हैं। ये तो आइडियल स्थिति है। चुनाव देखिए जाति समीकरण पे ही होते हैं और अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश के तो होते ही हैं। तो अब इस वोटिंग परसेंटेज ये अच्छा वैसे ट्रेंड है और अच्छी बात तो है। आपको क्या लग रहा है वोटिंग संजय अच्छी जी, हो रही है। और ये बात एक छोटा सा 70% जवाब क्रॉस कि इन 8 सीटों पर जी। या कहें तो पूरे कुल मिलाकर के वेस्टर्न यूपी जी। में वो कोर इश्यूज क्या हैं जो वोटर के मन को जी। तय कर रहे हैं, उसके ओपिनियन को तय कर रहे हैं? देखिए वेस्टर्न यूपी में किसान का मुद्दा हमेशा बड़ रहता है। ये आरएलडी ने चाहे वो हरित प्रदेश की बात की होगी, वो मुद्दा थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन किसान का मुद्दा जो है हमेशा ऊपर रहता है। मुझको तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये यहाँ कोई मुद्दा किसी क्षेत्र विशेष का काम करता नहीं है। अल्टीमेटली जाति मुद्दा आ जाता है। थोड़ा सा जाट आखिरकार वही मुद्दा आता है। एरिया है और आप आज की देखें तो 8 में से 6 पे बसपा लड़ रही है और उसमें से 3 रिजर्व सीट्स हैं। तो कुल मिला के ये सब जातीय तो इसलिए माया बनाम मोदी भी इस चरण में हो रहा है। लौटूंगा मैं उमाशंकर पांडे जी, लौटूंगा, कुछ ही पलों के लिए हमें रुकना पड़ेगा। वोटिंग परसेंटेज कहां पर कितने हुए और इसके क्या मायने हैं और वो कोर इश्यूज क्या है, मैं पूछूंगा अपने मेहमानों से कुछ ही पलों में, जिस पर लोग वोट डाल रहे हैं। बड़े देर